हेलो दोस्तों, तासुआ एस एकेडमी पटना में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग ज्योग्राफी का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं प्रीवियस ईयर का और देखते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो बीपीएससी ने सवाल पूछा था कि भारत विस्तृत है, माने भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो भारत, इसमें जितना भी ऑप्शन दिया है ये सारे गलत हैं। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8/4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश और 68/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी ये हो गया आपका वर्ल्ड और ये हो गया आपका विषुवत रेखा, और इसके बीचों बीच खींच दे लाइन। तो ये हो गया आपका पूर्वी, उत्तर पूर्वी में स्थित है भारत। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कितना है, तो 8/4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश एवं 68/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत में जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, कर्क रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है और राज्य कौन कौन से है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा गुजरती है, किस राज्य में सबसे कम गुजरती है। तो चलिए देखते हैं। भारत में जो कर्क रेखा है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी पूर्वोत्तर के दो राज्य त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। और सवाल पूछेगा कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा सर्वाधिक गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से भारत में कर्क रेखा सर्वाधिक गुजरती है। और भारत में कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे कम त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बात सही है कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का जनसंख्या के अनुसार पूछा है जो कितना है, 16%, 17%, 18%, 28%। तो इसमें आंसर आपको लिया है बीपीएससी बी। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में यानी अब तो सारा 17% होगा, 17.5% होगा। यानी संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक जो समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी ग्रीनविच टाइम में अंतर क्या है। माने भारतीय मानक समय और जीएमटी में कितने का अंतर है, तो 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा का अंतर है। भारतीय मानक जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यानी भारतीय जो मानक समय है भारत में कितने राज्यों से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, चलिए देखते हैं। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों में ये इलाहाबाद के नैनीताल से
यानी मिर्ज़ापुर से गुजरता है। नैनीताल से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरता है। किस किस राज्य से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। और भारत का मानक समय सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक होकर गुजरता है। और सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश से सबसे कम होकर गुजरता है। चलिए, सवाल पूछा है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है, जो झारखंड में है। स्वर्णरेखा नदी पर है, जो झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात जो है रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 350 फीट यानी 98 मीटर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। K2 यानी गार्डविन आस्टीन है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत का सर्वोच्च चोटी K2 और भारत में सर्वोच्च चोटी तो कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848.86 मीटर जो नेपाल में है। गार्डविन आस्टीन K2 जो 86 से 11 मीटर भारत में है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है भारत में 8598 मीटर है। 8598 मीटर सिक्किम में है। पूछेगा कि भारत का तो K2 होगा, भारत में तो कंचनजंगा होगा और विश्व में तो नेपाल यानी एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट होगा। चलिए, अब अगला सवाल है हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में होती है। हिमालय में हिम रेखा कितनी होती है? 4300 से 6000 मीटर, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो देखिए इसका आंसर जो है होगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होगा। और सवाल पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती है और टेम्परेचर घटने पर हिम रेखा की ऊंचाई घट जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है, कौन सा है? तो पर्वत पादीय माने पैर जो नीचे वाला है वो, तो नीचे वाला यानी सबसे नया कौन है? तो शिवालिक है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक में ये अब शिवालिक होगा। पर्वत पादीय प्रदेश कौन है? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक, उसके बाद शिवालिक। तो पर्वत पादीय प्रदेश होगा शिवालिक। फिर शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो सेनोजोइक में हुआ है। सेनोजोइक यानी तृतीय कल्प में हुआ है, सेनोजोइक में। चलिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। किस में निर्मित है? तो सेनोजोइक में, सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित है। प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प से संबंधित है। हिमालय के पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत के उदाहरण है। चलिए, छोटा नागपुर का जो पठार है वो क्या है? तो एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर का पठार जो है एक अग्रगंभीर है, एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर को पठार को भारत का रूर प्रदेश
कहा जाता है। छोटा नागपुर को पठार का भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि खनिज संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए इसको रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। चलिए देखते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सही है और कौन गलत है, यही देखना है। तो देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार है, मेघालय का पठार वो दक्कन का पठार का विस्तृत भाग है। तो ये बात सही है, जो मेघालय का पठार है वो दक्कन का पठार का विस्तृत भाग है, बात सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है, ये भी बात सही है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। और गंगा मैदान की जो रचना है अग्रगर्त में हुआ है, ये भी बात सही है, गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुआ है। और ये हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, ये बात गलत है, इसमें यही गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। देखिए, मेघालय का पठार भारतीय पठार का बहिर्शीर्षीय है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रदीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप, जो पश्चिम बंगाल मालदा गैप है, यहाँ पृथक हो गया है। अतः आंसर 1 जो है वो सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की भित्ति से हुई है, ये भी सही है। श्वेत के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड हिमालय के क्षणिक की ओर प्रसार को हुआ था। देखिए, उस बाद रोका तो हिमालय का उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसंति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भारत भरता रहा। भारत में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अतः कथन 3 सही है। और हिमालय की जो उत्पत्ति है वो भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विसरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। चीनी प्लेट का जो विसरण है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में इसका जो बात है नहीं कही गई है, ये बात गलत है। यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का अंश नहीं है? तो आप जानते हैं मेघालय में कौन कौन पहाड़ है। गारो खासी जैंतिया, तो गारो खासी जैंतिया है, इसमें कौन नहीं है? तो भुवन नहीं है, भुवन पहाड़िया नहीं है। चलिए, भारत की तट रेखा कितनी है? भारत की तट रेखा की बात करें तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जितना दिया है भारत की तट रेखा यानी संपूर्ण पूछ रहा है, तो ये नहीं है, इसमें कोई भी नहीं होगा। ये होगा आपका 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर जो यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और इसे केरल में सहापर्वतम के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, केरल में इसे सहापर्वतम के नाम से जाना जाता है। वह दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, वह दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो कौन होगा? ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो नाथुला होगा। बीपीएससी इसका आंसर ई लिया है। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका आंसर नाथुला दर्रा होगा।
देखिए विकल्प में नाथुला का सर्वाधिक ऊंचाई अवस्थित है। इसका ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला का 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का अगर सर्वाधिक अवस्थित दर्रा कहा जाए तो यांगजी दीवान है। भारत का सर्वाधिक दर्रा यांगजी दीवान है, लेकिन विकल्प के अनुसार उसको सही होना चाहिए था नाथुला। चलिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो भारत के माने किस साइड स्थित है? मान के चलिए ये हो गया आपका भारत। ये हो गया भारत। ये लाइन कटती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ है आपका लक्षद्वीप और ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। तो सवाल पूछा है भारत लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो भारत के कहाँ है? दक्षिण में और पश्चिम में। पश्चिम में है और दक्षिण में है, तो दक्षिण पश्चिम, भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। अब भारत में लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की जो संख्या है 36 है, जिसमें आबादी जो रहता है 10 में आबादी रहता है। टोटल 10 में आबादी रहता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है वो क्या है, किसी से बना है लक्षद्वीप? तो ये परवाल भित्ति का उत्पत्ति का है, परवाल भित्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीपों की संख्या है, 36, जिसमें 10 में मानव स्थित बसता है, मानव रहता है। 10 द्वीप पर मानव निवास करता है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में है, और यह कहाँ है? ऑप्शन देखिए, यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का अंग है, क्योंकि विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक है। जो नासिक वाला क्षेत्र वो विदर्भ में आता है, उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है वो विदर्भ है, यानी महाराष्ट्र का अंग है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कराया जाएगा सारी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है वो बीपीएससी का करा दिया जाएगा, ज्योग्राफी का। और आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।